हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सबके चल ही रहे हैं। तो अच्छा खासा आप रिवीजन करो जल्दी से। मैं चाहती हूँ आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं, एग्ज़ाम सारे अच्छे हों और फिर आप अपनी 12th की भी क्लासेस शुरू करो। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन शॉट ऑफ चैप्टर 12th ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद बस एक और चैप्टर बचा हुआ है और ये 12th और 13th चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो थोड़ा सब्र करके आराम से बैठना, समझना। और अगर किसी ने भी ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो मैं बोलूँगी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें कि पहले आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ो, इंडिविजुअल वीडियोस देख के फिर इस पर आओ। नहीं, आप बस इसको समझ लो। इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगी, पर थोड़ा शॉर्ट में, एक एक चीज़ लिख करके या ऐसे करके नहीं समझाने वाली हूँ। मैं जल्दी जल्दी बताती जाऊँगी, पर सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आज का चैप्टर यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, जिसमें हमें पढ़ना है कि एक मार्केट की कितनी कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो मार्केट क्या होता है, जल्दी से समझ लेते हैं। मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है जहाँ पर सेलर्स और बायर्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, अपना जो उनका सेल और परचेज का मैटर है उसको सेटल करते हैं। कोई जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, परचेज करता है गुड और सर्विसेज की। जो प्रोड्यूसर है वो सेल करता है अपने गुड्स और सर्विसेज को। तो वहाँ पर ये सारा अरेंजमेंट उनका सेलर्स और बायर्स का चलता है। वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं और साथ ही साथ अपनी नीड्स सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या सोचता है, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, कंज्यूमर क्या सोचता है, मेरा सेटिस्फैक्शन का लेवल्स मैक्सिमाइज हो जाए। ये होता है आपका एक मार्केट। ठीक है, अब मार्केट के 4 फॉर्म्स होते हैं, हमें पता है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। चारों ही हम जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की। देखो, नाम से समझ आ रहा है परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि जिसमें एकदम कट थ्रोट कंपटीशन हो, एकदम नेक टू नेक कंपटीशन हो, एकदम मार काट चल रही हो, वो वाला कंपटीशन। आप इमेजिन जब, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं ये बोलूँगी कि जो मैं बोल रही हूँ ना, आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसका एक काइंड ऑफ वीडियो या फिर फ़ोटो अपने दिमाग में चलाते हुए चलो, जिससे कि आपको सारी चीज़ें ना दिमाग में रहेंगी, रिटेन कर पाओगे। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा आपने अभी पढ़ा, आप एग्ज़ाम लिखते वक्त ना सब भूल जाओगे या सब मिक्सअप कर दोगे। होता है ये, इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ साथ साथ में वीडियो दिमाग में रखते चलो। तो ये क्या है, सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। आप एक मार्केट सोच लो। देखो, हर किसी के शहर में क्या होता है, एक प्रॉपर मार्केट होता है जो बहुत ही ज़्यादा पुराना होता है, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है और सब कुछ होता है। जैसे अगर कपड़े की दुकान देखें तो लाइन लगा के आपको आजू बाजू 20 कपड़ों की दुकानें मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसा एक मार्केट होता है। तो आपने मार्केट अज्यूम कर लिया, एक मार्केट है, वहाँ पे इधर भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, दोनों तरफ कपड़ों की ही दुकानें हैं। क्या है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। ठीक है, क्या है, मतलब सेलर्स भी खूब सारे हैं, बायर्स भी खूब सारे हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, जितनी भी फर्म्स हैं वो लाइन लगा के सिमिलर प्रोडक्ट्स से बेचती हैं। जैसे आप जाते हो तो लाइन लगा के लहंगे की दुकानें हैं, हम इस पे नहीं मिलता, हम आगे चले जाते हैं। इस पे हमें समझ में नहीं आता या महंगा मिलता है तो हम और आगे चले जाते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट नॉलेज भी होती है कि भाई प्राइस क्या चल रहा है। अगर आप एक साड़ी लेने जाओ, इस तरह की साड़ी या कोई भी चीज़, जीन्स लेने जाओ, तो आपको पता है कि इतने रुपए में जीन्स आ जाएगी, भाई ये हमको ठग रहा है। ठीक है, ये अच्छा नहीं दे रहा है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा है। कंज्यूमर को पूरी अच्छी खासी परफेक्ट नॉलेज होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट यानी कि और भी नई आके दुकानें खुल सकती हैं और कुछ दुकानें शट होके, बंद होके जा भी सकती हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है या फिर कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहले एक एक करके इनको समझना है। सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स, यानी कि आपने इमेजिन कर लिया मार्केट में खूब सारे बायर्स हैं, खूब सारे सेलर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारी डिमांड जनरेट कर रहे हैं, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बहुत सारी सप्लाई जनरेट कर रहे हैं। तो जो मार्केट डिमांड है और मार्केट सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है तो किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड के होने या ना होने से उस मार्केट डिमांड पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मार्केट सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई जो है उसके होने ना होने से या कम या ज़्यादा होने से
मार्केट की सप्लाई पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई अनअफेक्टेड रहती है, यानी कि उन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड अनअफेक्टेड रहती हैं तो इसका मतलब क्या है, जो प्राइस है ना मार्केट का वो भी अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। प्राइस रिमेन्स अनअफेक्टेड रहता है, मतलब उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्राइस कैसा रहेगा, प्राइस रहेगा आपका कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। और इसीलिए प्राइस, ये जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है, इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, इसका डिमांड कर्व होता है ऐसा, ये हो गया आपका AR, या फिर आप इसको प्राइस भी लिख सकते हो। AR इज इक्वल्स टू, ये AR कर्व भी है, ये आपका डिमांड कर्व भी है, ये आपकी प्राइस लाइन भी है, मैंने पढ़ाया था पिछले वाले चैप्टर में। तो ये क्या है, तीनों का आप एक ही कर्व बनाते हो। यहाँ पे है आपका प्राइस, यहाँ है आपका आउटपुट। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, जो फर्म्स है ना वो उनको प्राइस गिवन होता है, ठीक है, प्राइस गिवन होता है। यानी कि यहाँ पे फर्म्स जो हैं, फर्म्स क्या है, फर्म्स आर प्राइस टेकर, वो प्राइस टेकर है, वो खुद से प्राइस नहीं बना सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होता है, प्राइस किससे डिटर्मिन होता है, प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस हमारे क्या हैं, मार्केट फोर्सेस मतलब सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई और डिमांड दोनों खुद मिलके यहाँ पे प्राइस डिटर्मिन करते हैं। फर्म्स का मतलब प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का, सेलर्स का, बायर्स का कोई रोल नहीं है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, नो कंट्रोल ओवर प्राइस। यहाँ पे क्या है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। प्राइस किससे डिटर्मिन होगा, मार्केट फोर्सेस से। और प्राइस कैसा रहता है, कांस्टेंट। यानी कि जितनी भी फर्म्स हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उनके पास कितना रिसोर्सेज हैं, कितने रॉ मटेरियल्स हैं, कितना उनके पास सब कुछ है, उसके अकॉर्डिंग वो गिवन प्राइस पे कितना भी आउटपुट बना के बेच सकती हैं। कोई एक फर्म मान लो OQ बेच रही है, कोई एक OQ1 बेचेगी, कोई OQ2 बेचेगी, तो ऐसे करके कितना भी बेच सकते हैं, पर वो प्राइस चेंज नहीं करेंगे। प्राइस चेंज अगर उन्होंने कर दिया तो क्या आफत आ जाएगी, प्राइस अगर चेंज कर दिया तो आप ये सोचो ना, मान लो सारी दुकानों पर आप कोई चीज़ लेने गए हो, लेट अस सपोज एक ब्रेड का पैकेट लेने गए हो। अब आप ब्रेड का पैकेट लेने गए हो, अगर कोई एक दुकान वाला 20 की जगह वो 25 का दे रहा है, उसने सोचा कि मैं प्राइस बढ़ा दूँ, उसने क्या किया, 20 की जगह वो 25 का देने लग गया, तो क्या आप उससे खरीदोगे, नहीं। ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप दूसरी दुकान पे चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है ये प्रोडक्ट होमोजीनियस है, ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ नहीं तो वहाँ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही दुकान पर मिलता है, नहीं, वो तो मोनोपोली का केस हो जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में अगर कोई फर्म प्राइस बढ़ाती है तो वो अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को लूज़ कर देगी, लोग दूसरी जगह पे चले जाएंगे, उन्हें पता है ये चीज़ इसी पे नहीं और सब जगह मिलती है। तो इसीलिए फर्म क्या करती है, प्राइस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही वो बढ़ा सकती है, और कम वो करेगी नहीं। कम क्यों करेगी, जब बाकी दुकानें 20 रुपये की ब्रेड बेच रही हैं तो वो 18 की बेच के कुछ हासिल नहीं कर पाएगी खास, तो उसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न नहीं हो पाएगा, उल्टा हो सकता है कि उसको थोड़े से लॉसेस भी फेस करने पड़ जाएँ। तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, कोई भी फर्म अपना गिवन प्राइस पे कितना भी आउटपुट बेच सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फर्म्स के पास कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस पर, और साथ ही साथ मैंने क्या बताया, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है ना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो नहीं होता, यानी कि सबका, सारी ही फर्म्स का ये नहीं होता है, ठीक है। सारी ही फर्म्स का प्रोडक्ट होमोजीनियस है, सिमिलर है ऑलमोस्ट, शेप में, साइज़ में, कलर में। तो आप कोई सा भी ले लो, आप डव साबुन की जगह लक्स साबुन यूज़ कर लो, लक्स की जगह संतूर यूज़ कर लो, तो ये क्या है, आपका काइंड ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। फिर आता है परफेक्ट नॉलेज, यानी कि कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है, वो मतलब ये अपना क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स को अलाउ नहीं करेगा अपने साथ धोखाधड़ी करने का। और यहाँ पे जो परफेक्ट नॉलेज है कंज्यूमर की, उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है यानी कि फर्म है, वो किसी भी कंज्यूमर के साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई एक फर्म अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग पैसे चार्ज कर रही है। जैसे कि वो जो 20 का ब्रेड का पैकेट था, अगर दुकानदार एक से वो 20 रुपये में एक को 20 रुपये में बेच रहा है, एक को 18 में बेच रहा है, एक को 25 में बेच रहा है, एक को 30 में बेच रहा है, ठीक है, एक को फ्री में दे रहा है, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है। और फिर आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप देखो बहुत सारे क्या कहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं यहाँ पे, ये तो मैंने आपको समझा दिया। तो एंट्री और एग्जिट से इसका क्या लेना देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो फर्म्स होती हैं, यहाँ पे फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स अर्न क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन।
यहाँ पे ना क्या करते हैं, जो फर्म्स है ना वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है। मैंने आपको 3 तरह के प्रॉफिट्स बताए थे। एक मैंने बताया था सबसे पहले एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सब नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा नॉर्मल मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। एक्स्ट्रा नॉर्मल कौन सा होता है, जहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। फिर होता है एक नॉर्मल प्रॉफिट जिसमें एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर हो पा रहा है, यानी कि जितना पैसा लग रहा है उतना ही आप कमा रहे हो, कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा। तीसरा आता है आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ये होता है लॉस, इसको हम लॉस भी कहते हैं, जहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कमाई कम हो रही है तो लॉस हो गया, और ये होता है प्रॉफिट। तो शॉर्ट रन में अगर देखें तो कोई भी फर्म यहाँ पर तीनों तरह के प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है। वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती है, वो नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती है, वो सब नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती है, क्योंकि शॉर्ट रन यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है किसी भी फर्म की एंट्री के लिए या एग्जिट के लिए। तो शॉर्ट रन में तो वो तीनों प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, पर लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाएंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, सुनो। इसके पीछे का रीज़न ये है, मान लो आपने देखा एक बहुत अच्छा खासा मार्केट है, आप सोचो अपना बिजनेस नया बनाने का, ठीक है, आपने देखा ये ऐसा करते हैं हम ना सोप की इंडस्ट्री में एक अपनी फर्म खोल लेते हैं। आपने देखा कि सोप वाला मार्केट है, सोप वाली फर्म्स हैं, ये क्या कर रही हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं। तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब इनका रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है। तो आप क्या सोचोगे कि आप भी अपना इसमें क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करते हो, आप भी अपनी नई कंपनी खोलोगे एक साबुन की, तो इससे क्या होगा, उनका जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड हो जाएगा आप में, और ऑब्वियसली मतलब पहले वो अगर इतना प्रॉफिट अर्न कर रही थी, अब वो इतना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगी सारी फर्म्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, क्योंकि अब आप भी आ गए उसमें, आपकी तरह और भी फर्म्स आ गई हैं, तो सबका प्रॉफिट शेयर जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा कम हो करके वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट्स पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर वो क्या करते हैं, वो आपने देखा कि कोई फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, लॉस अर्न कर रही हैं, ठीक है, लॉस अर्न कर रही हैं, मतलब सब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं, एक तरह से ये समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सोचते हो कि अब आपने देखा, आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हो, सोप वाली इंडस्ट्री में, आपके साथ में आपका भी लॉस हो रहा है, बाकी इंडस्ट्रीज़ का, बाकी जो फर्म्स हैं उनका भी लॉस हो रहा है। तो आप क्या सोचोगे, आप एग्जिट करना चाहते हो। पहले आपने एंट्री करी थी ये देख करके कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अब आप एग्जिट करना चाहते हो ये देख करके कि यार यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, मेरा घाटा हो रहा है। तो जब आप चले जाओगे, तो अगर सब पहले सारी फर्म्स इतना इतना प्रॉफिट अर्न कर रही थी, मतलब जो लॉस है वो हो रहा था, अब वो उनका प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाएगा, तो उनका क्या है, वो सब नॉर्मल से फिर से नॉर्मल पे आ जाएंगी। यानी कि जब कोई फर्म नई एंट्री करती है तब क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉर्मल से नॉर्मल पे आ जाता है प्रॉफिट, जब कोई फर्म एग्जिट कर जाती है तब सब नॉर्मल से नॉर्मल पे आ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में सिर्फ फर्म्स क्या करती हैं, कौन सा, ये नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाती हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, और ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद में रखने हैं। इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स और हैं जो आपको याद में रखने हैं, वो है यहाँ पे क्या है, एक तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है, कोई भी फर्म किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आपको प्राइस बढ़ाना भी है या आपको आउटपुट बढ़ाना है या कुछ भी करना है, कम करना है, तो आप दूसरी फर्म का डिसीजन देखो फिर उससे इन्फ्लुएंस होकर करो, नहीं, आपकी मर्जी है, आपको जो करना है करो, पर प्राइस पर आपका कोई हाथ नहीं है, बस प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, परफेक्टली मोबाइल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ से उनकी ज़्यादा कमाई हो रही हो। जैसे आपने क्या किया, आपकी कोई फर्म है, अब आप किसी से कोई रॉ मटेरियल लेते होगे, ठीक है, साबुन बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है वहाँ से लेते होगे, आप उसको कुछ किराया देते होगे, पैसे देते होगे उसके, तो क्या होगा, अब वो जो इंसान है जो आपको रॉ मटेरियल दे रहा है उसको लग रहा है कि नहीं यार मेरी यहाँ से कमाई ज़्यादा नहीं हो रही है, ये मुझे कम पैसे देता है मेरे रॉ मटेरियल के बदले में, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, उसको लगेगा यहाँ से मेरे को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, एक नई फर्म खुली है वो उसको ज़्यादा पैसे दे रही है अपना रॉ मटेरियल बेचने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, परफेक्टली मोबाइल होते हैं सारे ही आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं, वो स्विच होते रहते हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं। जो प्रोड्यूसर है वो अपना फ़ायदा देखता है, तो ऑब्वियसली वो भी एक तरह का प्रोड्यूसर है ना, रॉ मटेरियल बना के बेच रहा है आपको, तो वो क्या करेगा, वो भी अपना फ़ायदा देखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, लास्ट चीज़ कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट।
क्योंकि सेलिंग कॉस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेचने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, मतलब आपको दिख रहा है कि बायर्स बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबका सारे ही फर्म्स की प्राइस प्रोडक्ट्स का सेम प्राइस है, ठीक है। मैंने बोला ना कंट्रोल नहीं है प्राइस पे, प्राइस कांस्टेंट रहेगा मार्केट में। आप कितनी भी क्वांटिटीज़ बेचो, वो बस कंज्यूमर के ऊपर है कि वो कितना कौन सा साबुन खरीदना चाहता है, उसको सारे ही साबुन एक ही प्राइस पर मिल रहे हैं, वो बस उसके ऊपर है। तो यहाँ पर आप अगर एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपकी कॉस्ट और ज़्यादा हो जाएगी, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आप प्रेफर करते हो परफेक्ट कंपटीशन में, यानी कि प्रोड्यूसर प्रेफर करता है कि वो एडवर्टीजमेंट ना करे, क्योंकि उसको पता है एडवर्टीजमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, सबका प्राइस सेम है, मैं अपना ऐड करके और खर्चा क्यों करूँ, अपना प्रॉफिट क्यों कम करूँ। तो वो क्या करता है, बिना एडवर्टीजमेंट के ही चिल करता है, और क्योंकि उसको पता है प्राइस चेंज होना नहीं है, मैं इतनी क्वांटिटीज़, वो बस अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ा करके मतलब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है। प्राइस से मतलब प्राइस चेंज करके या फिर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इन सब से वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करेगा। वो किससे करेगा, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट इंक्रीज करके, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किसके बारे में है, ये परफेक्ट कंपटीशन के बारे में है। अच्छा हाँ, ये क्या मैंने बताया, इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्यों इनफाइनाइट होती है, आप खुद सोचो। मैं एक फ़र्म हूँ, मेरे जैसी और 50 फर्म्स हैं यहाँ पर, तो अगर मैं प्राइस अपना थोड़ा सा भी बढ़ा दूँ तो ऑब्वियसली ना मेरे कंज्यूमर्स इधर उधर चले जाएंगे बाकी 50 फर्म्स पे, तो यानी कि मेरे जो मैं बेच रही हूँ सामान, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक है यहाँ पर डिमांड, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं, कंज्यूमर को एक जगह से महंगा मिला तो वो दूसरी जगह पर भाग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ मार्केट की, जो कि है मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ लिया, अब हम मोनोपोली की बात करते हैं। मोनोपोली के क्या फीचर्स होते हैं। मोनो मतलब, पहले तो आप ये समझ लो, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो किसी भी शब्द में जुड़ा हो उसका मतलब होता है सिंगल। तो यहाँ पर क्या होगा, मोनोपोली में क्या होगा, सिंगल सेलर होगा, ठीक है, सिंगल सेलर, और साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो थे भी और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी थे, पर यहाँ पर सेलर एक ही है। यानी कि ये समझ लो किसी भी चीज़ की सिर्फ एक ही दुकान है या फिर एक ही फर्म है, उसके अलावा वो चीज़ और कोई भी नहीं बेचता, कोई भी नहीं बेचता, ठीक है। तो वो होता है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि मोनोपोली कहलाता है। मोनोपोली यानी कि अगर अब मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपके पास है, ठीक है, तो अगर आप उसको बेचना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आप उसको अपने मन चाहे प्राइस पर बेचोगे ऑब्वियसली। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है प्राइस पर, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब इसको देखो उससे थोड़ा बहुत मतलब कंपेयर करते जाना पिछले वाले से, प्राइस कंपटीशन से, परफेक्ट कंपटीशन से। उसमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, कौन प्राइस डिटरमिन कर रहा था, मार्केट फोर्सेस। यहाँ पर मोनोपोलिस्ट जो होता है, फर्म जो है वो खुद ही डिटरमिन करेगी कि मैं इस कमोडिटी को इतने प्राइस पर बेचूंगी, यहाँ पर उसका फुल कंट्रोल होता है। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर क्या होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। किस चीज़ की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस टू एंट्री एंड एग्जिट। वहाँ पर क्या था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट थी, कोई भी आके नई दुकान खोलो, कोई भी दुकान छोड़ के चले जाओ, मतलब अपना धंधा चौपट करके चले जाओ। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, अब यहाँ पर आप खुद सोचो, कोई भी चीज़ मोनोपोली मतलब क्या होता है कि ये मार्कर सिर्फ मेरे पास है, मैं ही इसको बना सकती हूँ। तो जब मैं ही इसको बना सकती हूँ, यानी कि मेरे पास कुछ खास रॉ मटेरियल्स होंगे, मेरे पास कुछ खास टेक्निक्स होंगी, कुछ खास मशीन्स होंगी जिनको यूज़ करके मैं ये बना पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली सामने वाले लोगों को नहीं पता, मैं उनको नहीं बताऊंगी। मैं क्यों चाहूँगी कि मेरा प्रॉफिट कम हो, मेरे जैसा सामान कोई और भी बनाए, मैं चाहूँगी नहीं, मैं सोचूंगी सिर्फ मैं ही बनाऊँ जिससे सब मेरे पास खरीदने आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्री और एग्जिट की। यहाँ पे नई फर्म ना तो एंटर कर सकती है और एग्जिट, ऑब्वियसली मतलब एक ही फर्म है तो वो क्या ही एग्जिट करेगी, ठीक है। वो खुद ही चाहेगी कि यार मतलब मेरा धंधा तो हमेशा ऐसे चलता रहे, मेरा बिजनेस चलता रहे, मेरी कमाई होती रहे। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्री और एग्जिट की। यहाँ पर क्या है
क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते यानी कि अगर ये जो मोनोपोलिस्ट है कोई एक प्रोडक्ट बेचता है, अपनी कोई सर्विस दे रहा है, तो उसके जैसा या फिर उसकी तरह का कोई भी गुड या सर्विस नहीं कोई और बेच सकता, नहीं और कोई दे सकता, तभी तो वो मोनोपोलिस्ट है। अगर कोई और दे ही रहा होता तो वो मोनोपोली वाला फर्म नहीं रहता, फिर तो वो और कोई फर्म बन जाता है कि नहीं। पर यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही सेलर है। जैसे कि आप ये समझ सकते हो रेलवेज़ क्या है, गवर्नमेंट के पास ही है। रेलवेज़ का मतलब जो इंचार्ज है वो कौन है, गवर्नमेंट है। तो रेलवेज़ की बराबरी कोई नहीं कर सकता यहाँ पर। रेलवेज़ की बराबरी, जैसे कि रेलवेज़ क्या है, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। ये बल्क कैरियर माना जाता है। बहुत सारा सामान ट्रेन में लेकर के जा सकते हो, और बहुत सारा सामान ना आप एयरप्लेन में लेके जा सकते हो, ना आप बाय रोड लेके जा सकते हो, ना आप बाय वाटरवेज लेके जा सकते हो, पर रेलवेज़ के थ्रू ले जा सकते हो। तो ये क्या है, इसकी एक मोनोपोली है। तो ये हो जाएगा नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब इसके कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है रेलवेज़ का, ऐसे मान के चलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका लास्ट कि यहाँ पे क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। पिछले वाले में मैंने क्या बताया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती फर्म्स, क्योंकि वहाँ पर उनका प्राइस पर पहली बात तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, और बाई चांस उन्होंने प्राइस कम ज़्यादा कर दिया तो उनके कस्टमर्स लूज हो जाएंगे, तो वो कुछ नहीं करते। पर यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है और होता है। जो प्रोड्यूसर है उसे पता है कि ये चीज़ सिर्फ मैं ही बेचता हूँ, तो मैं हर किसी को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस पे बेच देता हूँ, जिससे कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होगा। जैसे कि आप अगर रेलवेज़ का ही एग्जांपल लो, तो रेलवेज़ क्या है, एक मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसमें, ठीक है। गवर्नमेंट के अंडर आता है रेलवेज़ सिर्फ। अब हालांकि अब प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, अगर हम वैसे देख के चलें तो गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया एक तो उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तो यानी कि वो अपनी मनमानी करेगा, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। आप फर्स्ट एसी का किराया देखो कितना ज़्यादा होता है, सेकंड एसी का थोड़ा सा कम, थर्ड एसी का थोड़ा सा कम, फिर उसके अंदर और नीचे जो स्लीपर क्लास होता है, जनरल वाला डब्बा होता है, ऐसे बहुत बहुत कम है। हालांकि वो लोगों के अकॉर्डिंग है कि हर कोई इंसान उसको एक्सेस कर सके। जैसे कि जो थोड़े गरीब लोग हैं वो जनरल वाले डब्बे में चढ़ जाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है तो वो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में जाते हैं। तो हालांकि वो उसके अकॉर्डिंग है, पर हर किसी से क्या हो रहा है, अलग अलग प्राइस चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, यानी कि रेलवेज़। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्राइस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, तो ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये पूरी तरीके से होता है कहाँ पर, मोनोपोली में, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये कुछ 5 फीचर्स हैं इसके। और साथ ही साथ आप क्या याद रख सकते हो, यहाँ पर भी लोगों को लैक ऑफ वो होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है लोगों को इतनी। और साथ ही साथ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो परफेक्टली मोबाइल नहीं होते हैं। पिछले वाले में क्या था, परफेक्ट नॉलेज भी थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी परफेक्टली मोबाइल थे, पर यहाँ पर दोनों ही नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। अब इसके डिमांड कर्व की हम बात करते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन था उसका डिमांड कर्व था हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर क्या होगा, जो डिमांड कर्व है ना वो आपका ऐसा होता है, ये है डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो मोनोपोलिस्ट है उसका फुल कंट्रोल है प्राइस पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचे। हर कोई प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसका आउटपुट मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल हो जाए, ठीक है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कब बेच पाएगा, जब वो कम प्राइस पे बेचेगा। ऑब्वियसली मान लो अगर कोई प्रोड्यूसर कोई चीज़ 10 रुपये की दे रहा है, ये मार्कर 10 रुपये का दे रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 100 मार्कर्स ले लेती हूँ। पर जैसे ही उसने प्राइस बढ़ाया, 20 रुपये कर दिया, तो अब ऐसा नहीं है मैं लेना ही बंद कर दूँगी मार्कर्स। हालांकि मुझे ज़रूरत है, मुझे पता है मुझे मार्कर की ज़रूरत है और सिर्फ यहाँ पर एक ही दुकान है, मोनोपोली है इसकी, तो इसी से लेना पड़ेगा मेरे को। पर मैं क्वांटिटी कम कर दूँगी उसकी थोड़ी, यानी कि 100 से मैं उसको थोड़ा 70 कर दिया। अब उसने प्राइस थोड़ा सा मान लो कम कर दिया, 15 रुपये कर दिया, तो मैं क्वांटिटी बढ़ा दूँगी। मैं सोचूंगी चलो ऐसा करती हूँ 85 ले लेती हूँ, अब मार्कर्स उसने प्राइस कम कर दिया। यानी कि वो जब प्राइस कम करेगा तब मैं जब वो प्राइस क्या करेगा, कम करेगा, तो मैं क्वांटिटीज़ बढ़ा दूंगी। यानी कि वो ज़्यादा क्वांटिटी बेच पाएगा जब वो प्राइस कम रखेगा, और जैसे ही वो प्राइस बढ़ाएगा तो उसको अपनी कम क्वांटिटीज़ बेचनी पड़ेंगी। यानी कि यहाँ पे पहले वो इतने प्राइस पर बेच रहा था तो वो इतनी ही क्वांटिटीज़ बेच पा रहा था, OQ1, ठीक है, OP1 प्राइस पे। जैसे ही उसने प्राइस कम किया तो उसकी क्वांटिटीज़ भी बढ़ गई, वो ज़्यादा बेच पा रहा है। और यही किसी भी प्रोड्यूसर का मोटो होता है कि उसका आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए और सेल मैक्सिमाइज हो जाए, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट मिले। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। इसका मतलब कम प्राइस पे वो ज़्यादा बेच पाएगा, ज़्यादा प्राइस पे वो कम बेच पाएगा। नेगेटिव रिलेशन होता है यहाँ पर, किसमें, मोनोपोली में। ये मोनोपोली की बात थी, ठीक है।
मोनोपोली में जानने के लिए इतना ही है। इसके बाद एक दो चीज़ें और आती हैं यहाँ पर कि मोनोपोली जो है ना, यानी कि एक ही दुकान, सिंगल सेलर, ये अराइज कैसे होती है, इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे अराइज होती है, सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी चीज़ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, या फिर गवर्नमेंट उसको, मतलब गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दे रखा हो। जैसे कि आप रेलवेज़ को ही देख लो, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, या फिर कोई ऐसी चीज़ बना दे गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही बंदे को लाइसेंस दे रखा है। जैसे कि अगर हमारी कंट्री में देखें तो गन जो होती हैं, बंदूकें वगैरह, वो आम लोगों के पास भी मिलती हैं। पर बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली कनाडा में क्या हो गया है कि आम लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ जो मिनिस्टर्स या फिर मतलब जो हाई पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, या फिर आपकी जो आर्मी है, वहाँ पर उनको लाइसेंस दे दिया है, उन्हीं की मोनोपोली है एक तरह से। तो यहाँ पर फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं ना, जो आम बंदूकें वगैरह बेचती होंगी, उनका धंधा चौपट हो जाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में एक दुकान होगी, गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दे रखा होगा, वही बेच पाएगा, तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल या लाइसेंस होता है, वहाँ पर मोनोपोली होती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, क्या कहते हैं, जो कोई भी, अगर मैं कोई फर्म हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ बना रही हूँ जिसके लिए मुझे रॉ मटेरियल जो है ना मेरे पास ही है और कहीं नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, पेटेंट ले लूँगी। कॉपीराइट आप कह सकते हो, कॉपीराइट हो गया मेरा, उस पर कॉपीराइट है, मेरे अलावा ये चीज़ कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बेच सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी मोनोपोली हो जाएगी इस पर, मेरे अलावा और कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गिफ्ट ऑफ नेचर। कोई चीज़ होती है, देखो सिर्फ यहीं पर ही मिलेगी, नेचर का गिफ्ट है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ देख लो, क्या सोच सकते हो, जैसे कि अगर आप देखें राजस्थान में क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, जैसे हाँ ऑयल की अगर हम बात करें, ऑयल पेट्रोलियम, तो ऑयल एंड पेट्रोलियम की जो कंट्रीज़ हैं उनका एक मतलब अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो किसी एक कंट्री से ही, मान लो कोई एक कंट्री होती, सारी कंट्रीज़ में से सिर्फ एक कंट्री होती जो जहाँ पर ऑयल होता, तो ये क्या है, नेचर का गिफ्ट है, उसके हाथ में नहीं है, सिर्फ वहीं पर ऑयल प्रोड्यूस हो पाता है, तो वो सबको बेचती, उसकी मोनोपोली हो जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, नेचर का गिफ्ट होता है, उसमें मतलब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। और लास्ट आता है आपका कार्टल्स। कुछ फर्म्स जो होती हैं ना, मतलब जैसे कि आपको पता है कि ये चीज़ लिमिटेड लोगों के पास ही है, तो वो क्या करते हैं, कार्टल बना लेते हैं, मिलकर के ग्रुप बना लेते हैं। जैसे अगर मैं ऑयल एंड पेट्रोलियम का जो भी एग्जांपल दे रही थी, रियलिटी में क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें 13 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना एक कार्टेल फॉर्म किया हुआ है, एक ग्रुप फॉर्म किया हुआ है। वो क्या करते हैं, ग्रुप में डिसाइड करते हैं, एक सर्टेन प्राइस रख लेते हैं, इतना इतना क्वांटिटी बेचना है। तो हालांकि है तो वो 13 कंट्रीज़, ठीक है, 13 कंट्रीज़ हैं, पर उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप क्या है, एक ग्रुप की मोनोपोली हो गई, वो बाकी कंट्रीज़ को क्या करेंगे, ऑयल और पेट्रोलियम बेचते हैं अपने मनचाहे प्राइस पर, ठीक है। तो यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं ऑब्वियसली। इसको अगर इस कंट्री से हमारी ज़्यादा गहरी दोस्ती है तो हम इसको सस्ता बेचेंगे, इस कंट्री से हमारे थोड़े अच्छे संबंध नहीं है तो हम इसको महंगा बेचेंगे, ऐसे करके वो सारी चीज़ें होती हैं। पर ये सारे रीजंस होते हैं किसके, किसी भी मोनोपोली के क्रिएट होने के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इसका साथ में डिमांड कर्व भी याद रखना है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मैंने आपको बताया कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ये है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट आता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की बात हो गई, मोनोपोली की बात हो गई, अब आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, देखो नाम से समझ आ रहा है कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन उन दोनों का ना काइंड ऑफ मिक्सचर है, ये याद रख लो दिमाग में, दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो हैं, ठीक है, किसकी तरह, परफेक्ट कंपटीशन की तरह। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि प्रोडक्ट कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। अगर हमने, आपको याद हो परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था, जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होता है, यानी कि सारी फर्म्स मिला जुला प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, और डिफरेंशिएट किससे होता है, डिफरेंशिएटेड होता है थ्रू ब्रांड्स एंड लॉयल्टी, ब्रांड्स और लॉयल्टी के थ्रू। यानी कि जैसे आप एग्जांपल ले लो,
अगर हम टूथपेस्ट की इंडस्ट्री में देखें, कितने सारे टूथपेस्ट आते हैं, कोलगेट आता है और क्लोजअप आता है और बहुत सारे आते हैं, दंत कांति और पतंजलि का, ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। यहाँ पर देखो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के भी आपको फीचर्स मिलेंगे, आपको मोनोपोली के भी फीचर्स मिलेंगे। अब कैसे फीचर्स मिलेंगे ये सुनो। यहाँ पे क्या हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास क्या था कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स थे, तो ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का फीचर। मोनोपोली कैसे है यहाँ पर कि हर किसी का अपना एक ब्रांड है, यानी कि इस ब्रांड का जो टूथपेस्ट है वो सिर्फ मैं ही बेच रही हूँ, तो ब्रांड के थ्रू लॉयल्टी ब्रांड के थ्रू हमको मोनोपोली मिल गई है। वो जो हमको लॉयल्टी मिली है उसके थ्रू हमको मोनोपोली मिल गई है, यानी कि टूथपेस्ट कोलगेट वाला सिर्फ मैं ही बेचूंगी, बाकी फर्म कोलगेट नहीं बेचेंगी, बाकी फर्म क्लोजअप बेच रही है या जो भी बेच रही है, पर कोलगेट मैं ही बेचूंगी। इसके थ्रू हमारे पास मोनोपोली आ जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर क्या करें, प्राइस कंट्रोल की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, पार्शियल कंट्रोल होता है ओवर प्राइस। देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, ज़ीरो कंट्रोल था। मोनोपोली में फुल कंट्रोल था, पर यहाँ पर ये बीच का है। बीच का मतलब दोनों में से, मतलब दोनों के फीचर्स हैं मिले जुले, तो बीच का हिस्सा है। यहाँ पर क्या है, पार्शियल कंट्रोल होगा। पार्शियल कंट्रोल क्यों होगा, देखो थोड़ा बहुत कंट्रोल इसीलिए होता है क्योंकि हमारी मोनोपोली है। मोनोपोली में कंट्रोल था ना फुल, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल इसलिए होगा क्योंकि इस ब्रांड पे, इस ट्रेडमार्क पे मेरी मोनोपोली है। पर पूरा कंट्रोल क्यों नहीं होगा, मतलब ज़ीरो कंट्रोल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे आप ये मान लो अगर मैं कोलगेट बेच रही हूँ, बाकी क्लोजअप कोई और बेच रहा है, ठीक है, टूथपेस्ट, तो मैं अपना प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती हूँ। यानी कि अगर मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आपके क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूट्स होते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं। परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स किस में थे, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हाँ ठीक है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स किस में थे, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। और नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी कि क्लोज सब्सटीट्यूट थे ही नहीं मोनोपोली में, पर यहाँ पर क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। तो लोग कोलगेट को छोड़कर, हालांकि प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है, सेम नहीं है एग्जैक्ट, पर डिफरेंशिएटेड है, पर क्या है, ऑलमोस्ट क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, तो लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ के उधर चले जाएंगे। तो मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं है प्राइस पे, मैं बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं बढ़ा सकती हूँ ताकि मेरा लॉस ना हो, कंज्यूमर्स मुझे छोड़ के उधर ना चले जाएं। इसीलिए यहाँ पर पार्शियल कंट्रोल होता है, या ना तो मैं फुल कंट्रोल जता सकती हूँ इस चक्कर में, और ना ही मैं ज़ीरो कंट्रोल जताऊँगी क्योंकि मेरे पास मोनोपोली है इस ब्रांड की। तो इसीलिए यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल है, यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखती हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स समझा दिया मैंने, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है ये मैंने बता दिया। साथ ही साथ आपको क्या जाना है, सेलिंग कॉस्ट होती है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में ही आपकी इन्वॉल्व होती है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में ही इन्वॉल्व होती है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, आप टीवी में ऐड देखते हो ना, तो ऐड ज़्यादातर किसके आते हैं, ज़्यादातर ऐड आते हैं सोप के, टूथपेस्ट के और ये सब चीज़ों के आते हैं। जो आपका डिटर्जेंट्स होते हैं, रिन हो गया और बहुत सारे सर्फ एक्सेल, ये सब चीज़ों के, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। यानी कि यहाँ पर फर्म्स हैं काफ़ी सारी, बायर्स हैं काफ़ी सारे, पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएटेड क्यों है, हालांकि ऑलमोस्ट सब क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। अगर आपको रिन का दाम बढ़ जाए, आप सर्फ एक्सेल खरीद लो। अगर आपको क्या कहते हैं, लक्स का दाम बढ़ जाए, आप नंबर 1 से नहा लो। क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, पर उनके पास मोनोपोली कैसे, मतलब उनके पास मोनोपोली कैसे क्रिएट हो गई है, क्योंकि वो ब्रांड अपना बना करके बेच रहे हैं, ठीक है, ब्रांड बेच रहे हैं अपना, इसीलिए उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई है। ज़्यादातर ऐड उसी के आते हैं, वो ऐड इसीलिए करते हैं अपना एडवर्टीजमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, हमारी सेल हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट होती है। सेलिंग कॉस्ट ना ही मोनोपोली में होगी और ना ही परफेक्ट कंपटीशन में होगी। किस में होगी, सिर्फ इसमें होगी, ये आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करें इसकी डिमांड कर्व की, तो इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, इसका भी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। किसका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। यानी कि अगर वो ज़्यादा प्राइस पर बेचेंगे तो उनका आउटपुट कम बिकेगा, ठीक है, और अगर वो प्राइस कम कर देते हैं तो आउटपुट ऑफ कोर्स उनका ज़्यादा बिकेगा। पहले वो OQ1 बेच रहे थे, OQ2 बेच पाएंगे। पहले वो OP1 प्राइस था, उन्होंने कम कर दिया, OP2 कर दिया। तो इसमें और जो मोनोपोली है
उसके डिमांड कर्व में फ़र्क क्या है। मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा था, उसका भी नेगेटिव स्लोप था पर ऐसा था थोड़ा सा। इसका क्या है, थोड़ा सा स्टीपर है, इसका क्या है, थोड़ा सा फ्लैटर है। अब इन दोनों में फ़र्क समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। और यही रीज़न है कि इसका डिमांड कर्व फ्लैट स्टीपर है, इधर की तरफ झुका हुआ है, इसका डिमांड कर्व इधर की तरफ है, फ्लैटर है। क्योंकि हमने पढ़ा है जब डिमांड कर्व मतलब ऐसा होता है स्टीपर, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है, कम होती है काफ़ी। और जब कम होती है इसका मतलब ये है कि कम होती है इसका मतलब ये है कि अगर हम डिमांड कम मतलब प्राइस हम ज़्यादा कम कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिमांड में काफ़ी कम चेंज आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा। यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्टीपर रहता है, ये फ्लैटर रहता है। और यही रीज़न है किसका, इसका मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होना या ना होना ही रीज़न है इनके डिमांड कर्व में जो डिफरेंस है, स्टीपर है ये फ्लैटर है, यही इसका रीज़न है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अलावा अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे भी कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। साथ ही साथ लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी की भी यहाँ पे लैक है, कमी है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल नहीं होते हैं। और यहाँ पर क्या है, फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। ये फीचर आपने उसमें भी पढ़ा था, किसमें, प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में, वहाँ भी फ्रीडम थी। मोनोपोली में फ्रीडम नहीं थी और यहाँ पे भी फ्रीडम है, क्योंकि ये मिला जुला है। तो मैंने क्या बताया, दोनों के मिक्स फीचर होंगे, यानी कि यहाँ पे फ्रीडम कम रहती है कंपैरेटिवली प्राइस कंपटीशन से, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब जब ये compete कर रहे हैं ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तभी जब compete कर रही हैं सारी फर्म्स, ये नॉन प्राइस कंपटीशन करती हैं, यानी कि प्राइस कम ज़्यादा करके compete नहीं करती हैं। ये कैसे compete करती हैं, ये अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज करके compete करती हैं, ये अपनी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ा करके, यानी कि एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड आता है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इनका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। या फिर आप कह लो ये आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप एसी ले लो, वो आपको एसी हो गया, आरओ हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर, ऐसे हैवी जो आइटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको गारंटी देते हैं कि 5 साल तक आपको फ्री सर्विसेज मिलेंगी, आपको ये हो जाएगा, आपको फ्री इसके ऑटो पार्ट्स मिल सकते हैं। तो ये क्या है, आप ये तरीके हैं अपनी सेल को मैक्सिमाइज करने के। तो प्राइस कम करके सेल मैक्सिमाइज नहीं करना है इनको, ये नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन करते हैं। ये क्या करते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, आफ्टर मतलब सेल जो आपकी सर्विसेज हैं उनके थ्रू ये अपना सेल या आउटपुट मैक्सिमाइज करते हैं। ये हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात आती है फोर्थ फॉर्म ऑफ मार्केट, यानी कि ओलिगोपोली की। 3 हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अब ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली में देखो क्या है, आपको सबसे कुछ अलग ही मिलेगा। यहाँ पर क्या है, एक तो स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, पर यहाँ पर क्या है, बायर्स लार्ज ही रहेंगे। तो देखो बायर्स तो सब में ही लार्ज हैं, बायर्स कैसे होंगे, लार्ज नंबर में होंगे, जो फर्म्स हैं वो स्मॉल नंबर में होंगी। जैसे ज़्यादातर माना जाता है 2 से 8 के बीच में या 2 से 10 के बीच में अगर फर्म्स हैं किसी इंडस्ट्री में, तो वो क्या है, ओलिगोपोली है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं और साथ ही साथ उनका ना प्राइस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। यहाँ भी क्या है, प्राइस पर पार्शियल कंट्रोल होता है। अब पार्शियल कंट्रोल कैसे होगा, पार्शियल कंट्रोल यानी कि क्या है, यहाँ पर क्योंकि फर्म्स ज़्यादा हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, पर पार्शियल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर है ना, आपको ये देख सकते हो यहाँ पे ब्रांड और लॉयल्टी की वजह से उनको मोनोपोली मिल जाती है, तो इसीलिए वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि फर्म्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हम अपने प्राइस में, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत कंट्रोल ब्रांड या लॉयल्टी की वजह से है, एडवर्टीजमेंट जो हम करते हैं उसकी वजह से है, ठीक है।
और साथ ही साथ यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या होता है, हाई इंटरडिपेंडेंस होती है अमंग द फर्म्स। जितनी भी फर्म्स हैं ना वो हाईली इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, यानी कि उनका आउटपुट के डिसीजंस, उनके प्राइस के डिसीजंस एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि ये एक फर्म है ए, ये एक फर्म है बी। अब क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस है, दोनों 20 रुपये का कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, 20 रुपये का दोनों कोई सामान बेच रहे हैं। अब ये जो ए फर्म है ना, अगर ये चाहती है कि मैं प्राइस कम करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बेचूं और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाऊं, ये जो डिसीजन है ना इसका, ये इम्पैक्ट करेगा इसके डिसीजन को। तो इसने कम किया, मान लो इसने कर दिया 18 रुपये, तो अब बी जो फर्म है ना वो देखेगी इसने कम कर दिया, वो और कम कर देगी, इसने कर दिया 14 रुपये। तो ऐसे कर करके ये लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, एक दूसरे के डिसीजन, मतलब हर किसी का डिसीजन एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर देखो, अगर मान लो आपके 5-6 फ्रेंड्स हैं, आप देखोगे अरे यार इसने तो एग्जाम आ रहा है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आप भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आप देख रहे हो अरे ये तो ना गेम में लगा रहता है पूरे टाइम, मतलब फ़ोन चलाता है, मस्ती करता है, ट्यूशन भी नहीं आता, बंक करता है, तो आप सोचोगे ज़्यादा ना पढ़ाई वढ़ाई मैं भी नहीं कर रहा, छोड़ो। ऐसा होता है, हम दूसरों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ पर भी सेम यही है कि यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस आपको देखने को मिलता है। अब क्योंकि हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, इसका मतलब कोई भी जो फर्म है वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट नहीं डिसाइड कर सकती है, ठीक है, फ़िक्स्ड अमाउंट डिसाइड नहीं कर सकती। यानी कि डिमांड कर्व जो है, यहाँ पर डिमांड कर्व जनरेट नहीं हो पाता, मतलब नॉट फिक्स्ड। यहाँ पर डिमांड कर्व का क्या आपका शेप होगा वो फिक्स्ड नहीं है। मतलब डिमांड कर्व कैसे ट्रेस करें, यहाँ पे हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे प्राइस कितना है और आउटपुट कितना है। बाकी सब में हमको पता था, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में हमको पता था कि प्राइस कम करने पर कम वो उनका आउटपुट ज़्यादा होता है, मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है, क्वांटिटी वो कितनी भी बेचे। पर यहाँ पे हमें कुछ फिक्स नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होके कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो यहाँ पर डिमांड कर्व आपका ट्रेस नहीं हो पाता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द डिमांड कर्व इन एन ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट, ठीक है। फिर एक इसका फीचर आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स, जो कि हमने अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, जो फर्म्स है ना, कुछ वो अपना एक कार्टल बना लेंगी, फिर वो क्या करेंगी, अपनी दादागिरी करेंगी। जैसे यूजुअली क्या होता है क्लास में, जो बहुत शैतान और गुंडे वाले बच्चे होते हैं ना, वो कार्टल बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, वो अपनी दादागिरी चलाते हैं, ठीक है। या फिर जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो अपनी दादागिरी चलाते हैं, वो होमवर्क करके लिए आते हैं सबसे पहले। तो भाई हम भी सोचते हैं यार हमें भी होमवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो ये कल से मैम को बता देगी कि मैंने होमवर्क कर लिया। तो ये क्या करती हैं, कार्टल में जो फर्म्स होती हैं ना, वो एक फ़िक्स्ड प्राइस रख लेती हैं। चारों पांचों फर्म्स मिलकर के एक फ़िक्स प्राइस रख लेंगे, और ये प्राइस कितना रखते हैं, हाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हम ही 5 फर्म्स हैं जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारे अलावा कोई नहीं बेचेगा। तो हम अगर इसको हाई प्राइस पर भी बेचें तो भी हमसे ही खरीदेंगे लोग, ऑब्वियसली। मतलब इनकी जो कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं उससे मोनोपोली बन जाती है एक तरह से, ठीक है। जैसे हमने अभी पिछले वाले उसमें पढ़ा था फॉर्म में, तो यहाँ पर भी क्या है, ये कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। या फिर आप कह लो प्राइस लीडरशिप भी इसका एक पार्ट है, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे। यहाँ पे क्या होता है, जब ये लोग कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं, जैसे आपने ग्रुप बना लिया, तो ग्रुप में भी क्या होता है, एक सबसे ज़्यादा होशियार बच्चा होता है, होशियार मतलब जिसमें दिमाग तेज़ होता है, वो बहुत चालाक होता है, तो सब उसी को फॉलो करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी एक ऐसी फर्म होती है जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो लीडर बन जाती है, वो प्राइस तय करती है, और यही प्राइस लीडरशिप होता है। फिर बाकी जो फर्म्स होती है ना ग्रुप में, वो उसी को फॉलो करेंगी, वो भी वही प्राइस रखेंगी। ये होता है प्राइस लीडरशिप, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। फिर एक और आता है यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन, जो अभी हमने फिर से पिछले वाले में पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, प्राइस वॉर नहीं करते, प्राइस वॉर नहीं करते, यहाँ पर ये नॉन प्राइस वॉर करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपना वो बढ़ाने की, सेल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या किया आपने, बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स होते हैं उनसे अपना एडवर्टीजमेंट कराया, तो लोग सोचते हैं ना, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार इतना बड़ा हीरो करके इसका ऐड करा। जैसे आजकल वो विमल का ऐड करने लग गए हैं, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और बहुत सारे, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ और ये सब।
तो क्या होता है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीज़ों से और वो देखते हैं कि यार इतने बड़े सुपरस्टार होकर के वो इस चीज़ का ऐड करें तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा होगा, तो इनकी इस तरीके से सेल्स बढ़ती है। तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये था ओलिगोपोली के बारे में। और इसका क्या है, एक कोई भी वो नहीं है, डिमांड कर्व फिक्स्ड नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिमांड कर्व के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब एक इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है आपका बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मतलब ये जो हमने मार्केट के क्लासिफिकेशन करे हैं ये किस किस बेसिस पर हैं। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले है नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स। तो नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स के बेसिस पे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। एक है हमारा परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स हैं, ठीक है। देखो नंबर ऑफ बायर्स तो सब में ही लार्ज है, ठीक है, खरीदार तो हर चीज़ के बहुत है, तो नंबर ऑफ बायर्स सब में लार्ज है। सेलर्स की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोली में सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज सेलर्स और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स, ठीक है। सेकंड आता है नेचर ऑफ कमोडिटी, कैसी कमोडिटी हम बेच रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हम होमोजीनियस कमोडिटी बेचते हैं, मोनोपोली में होमोजीनियस भी हो सकती है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड हो सकती है, होती है, और ओलिगोपोली में होमोजीनियस भी हो सकती है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। फिर उसके बाद आता है आपका डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, कि प्राइस पे कितना कंट्रोल है। तो अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, उसमें ज़ीरो कंट्रोल होता है, ज़रा भी कंट्रोल नहीं है। किसका कंट्रोल है उसमें, मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करते हैं, तो फर्म्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है प्राइस पर परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली में फुल कंट्रोल होता है, ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन में पार्शियल कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नॉलेज ऑफ मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में फुल नॉलेज होती है, मतलब अच्छी खासी, और बाकी तीनों में क्या है, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। उसमें परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज है और बाकी जो तीन है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, उन तीनों में ही इम्परफेक्ट नॉलेज है, कंज्यूमर्स को इतनी नॉलेज नहीं है। और अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो मतलब जो वो कैसे मोबाइल है, मतलब कितना मोबिलिटी है उनकी, तो परफेक्ट कंपटीशन में वो परफेक्टली मोबाइल रहते हैं और बाकी सब में, तीनों में इम्परफेक्टली मोबाइल रहते हैं। ये कुछ 5 बेसिस पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रख के हम किसी भी मार्केट का क्लासिफिकेशन करते हैं, हम बताते हैं कि इस तरीके का मार्केट है। और अगर आप जैसे और सोचो और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर हम बात करें देखो सेलिंग कॉस्ट की, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट, तो परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है, और मोनोपोली में भी सेलिंग कॉस्ट नहीं है कोई। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और आपका जो ओलिगोपोली है, इन दोनों में सेलिंग कॉस्ट आती है, इन दोनों में एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो बेचते हैं, ठीक है। फिर एक और आ जाता है यहाँ पे प्रॉफिट्स, वो किस तरीके का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग रन में, ठीक है, लॉन्ग रन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसा प्रॉफिट अर्न करेंगे, मैंने आपको बताया था नॉर्मल, ये आप लिख सकते हो, परफेक्ट कंपटीशन में वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। और मोनोपोली और ओलिगोपोली, इन दोनों में वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि आपका मतलब एक्स्ट्रा नॉर्मल, मैंने आपको क्या बताया था, एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो अर्न करेंगे, ठीक है। पर मोनोपोली, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन दोनों में ही नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। और साथ ही साथ आप और क्या पॉइंट्स याद रख सकते हो कि जो फर्म का डिमांड कर्व है, फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है, और ये है मोनोपोली का, ठीक है, और ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, क्योंकि यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं हैं। और अगर हम बात करें स्लोप की, मतलब डिमांड कर्व के स्लोप की, तो परफेक्ट कंपटीशन का स्लोप कैसा होता है, इनफाइनाइट, यानी कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। ये क्या है, ये लेस इलास्टिक है और ये कंपैरेटिवली हाई इलास्टिक है। और इसके अलावा और आप क्या पॉइंट सोच सकते हो, इसके अलावा मैंने वैसे सारे पॉइंट्स बता ही दिए हैं, हाँ सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी कर दें, क्योंकि जल्दी ही मैं 12th की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं 11th और 12th दोनों की ही क्लासेस साइमल्टेनियसली कंटिन्यू रखूँगी। तो आप जिसके साथ भी अपना ये मेरा चैनल शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।